से एग्जीबिशन, किस तरह से गैलरीज का पर्पस सॉल्व होता है, किस तरह से गैलरीज काम करती हैं। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिनको कि आपसे बात की थी मैंने, और ये भी कहा था कि मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा टेंटेटिव चार्ट जैसा बना करके दे दूंगी कि कैसे नेशनल ललित कला एकेडमी इस पे काम करती है। एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा, मैं खोलना चाह रही हूँ। तो हम लोगों ने ललित कला एकेडमीज के लिए कल बात की थी। इसमें से एक स्टेट ललित कला एकेडमी, फाइन आर्ट एकेडमी असम की, जो इस प्रकार से दिखती है, मुझे लगता है शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन आपके साथ। जी यस मैम। ठीक, तो एक तो ये ललित कला असम की एकेडमी है। दूसरा मैंने अपने बात में आपको मेंशन किया था जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र राजस्थान गवर्नमेंट का ही है, और इस बिल्डिंग की कुछ खासियत है। खासियत क्या है? पहली चीज कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया, इसको बनाया गया, वो नवग्रह के ऊपर आधारित बनाया गया है। नवग्रह आप सभी को पता होगा, ठीक? उसी के आधार पर बनाया गया है। इसको स्पष्ट उसमें आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी भी स्लाइड दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया। ये जो आप देख रहे हैं, कृपया करके अपनी स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये इसका एक लेआउट है, राइट? ये एरियल व्यू है, ये वाला जवाहर कला केंद्र का। आप देख रहे हैं 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, विच इज अ सेपरेटेड वन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर हुआ आपको? तो ये 9 गृह मतलब हाउसेस जैसे पार्टीशंस बने हुए हैं। साथ में इनको ध्यान में ये रखा गया कि कौन से हाउस का लॉर्ड किस मतलब किस साइंस से जाना जाता है। ये आप साइंस देख रहे हैं, साइंस का मतलब चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यदि मैं यहाँ पढ़ूं, आपको भी शायद पढ़ने में आ रहा होगा, या तो मैं थोड़ी सी स्लाइड बड़ी करती हूं। अब आपके भी पढ़ने में आ रहा होगा जो डिस्क्रिप्शन दिया है। आप सभी पढ़ पा रहे हैं? यस मैम। ग्राउंड प्लान of the Nat Mandir Konark corresponding to the division of the yantra of the 9 planet or Navgrah. Right, this one. The symbol of the yantra are square. Venus is bow, Mercury for bow, snake is for Ketu, triangle Mars, lotus, ये सारे हैं। और साथ में इन्होंने ये बताया, इसी आधार पर, सॉरी, इसी के नवग्रह जो हमारे यहाँ के एक नट मंदिर में मिला है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा ये जवाहर कला केंद्र को निर्मित किया है। और साथ में जो आपकी जयपुर सिटी है, ये देखिए लिखा हुआ है, द प्लान ऑफ द जयपुर सिटी इज बेस्ड ऑन द 9 स्क्वायर यंत्र इन विच 1 स्क्वायर इज डिस्प्लेड एंड 2 सेंट्रल स्क्वायर्स आर कंबाइंड। मेरी बात समझ पाए? तो ये जो पूरा बनाया गया है इसको, कला केंद्र को, वो भी उसी आधार पे निर्मित किया गया। ये देखिए आपके सेक्शन वाइज है। क्या आप इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं? राइट? यस मैम। अच्छा, अब आप देखिए, ये सेंट्रल पार्ट है, ये कैफेटेरिया के आसपास उसकी सीलिंग है, जिसमें कि ये सारे जितने भी आप साइंस देख रहे हैं
दोज आर रिलेटेड टू द प्लैनेट्स। ये ऊपर सीलिंग में है, गुंबद आकार है, और उसका जो सीलिंग है गुंबद का, अंदर की तरफ ये पूरी उसकी डिजाइनिंग की गई है। बाकायदा फिशेस के भी इसमें मोटिव्स हैं, कुछ कुछ और भी मोटिव्स हैं। राजस्थान में आपको पता है, एक पर्टिकुलर, मुझे 1 मिनट याद करना पड़ेगा, वो जगह मैं गई हूँ, हवेलीज हैं वहां पे, बेसिकली वो बहुत हैंड पेंटेड हैं, ब्रिटिश टाइम की हैंड पेंटेड है। वहां पे उन सीलिंग्स में पोर्ट्रेट्स हैं, और वो नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है बाकायदा। 1 मिनट, शेखावटी, शेखावटी जानते हैं आप, जो कि जयपुर से प्रोबेबली लगभग की मतलब 3 घंटे या 3.5 घंटे का रन होगा इसमें। वहां पर पेंटेड कुछ मतलब सीलिंग्स के ऊपर उन हवेलीज में चित्रण मिले हैं, और वो चित्रण बाकायदा, वो टूरिस्ट प्लेस है एक तरह का, वहां पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब मेरा ये त्रिनाले का कैंप था, तो बाकायदा वो साइट सीइंग के लिए एक दिन रखते हैं कैंप, अगर आप अटेंड करे होंगे या बाद में अभी कभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक दिन जिस सिटी में ये कैंप्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वो लोग एक दिन के लिए, क्योंकि बाहर के सभी लोग पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो वो अपने यहाँ के कुछ साइट सीइंग्स दिखाते हैं सभी को। तो वो हम लोग शेखावटी गए थे वहां पर बाकायदा, और उस जगह पे बहुत सुंदर ये चित्रण है हवेली में, और उन्होंने उसको प्रिजर्व भी करा है, मेंटेन भी किया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये जवाहर कला केंद्र में भी इस तरह के पेंटेड वर्क आपको सीलिंग में मिलेंगे। ये जवाहर कला केंद्र आपका जो बनाया गया, वो 1986 में शुरुआत किया था इसका, और 1993 में ये कंप्लीट हुई थी। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है कि कुछ तो चीजों को ऐसे एकोमोडेट किया, कमरों को, कि जो कि गेस्ट हाउस की तरह है। गेस्ट हाउस मीन्स सपोज कोई एक्टिविटी जब इस स्थल पे होती है, संपन्न कराई जाती है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था त्रिनाले कैंप, तो हम लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि इधर इफ यू वांट टू स्टे इन दिस हॉस्टल रूम यू कैन स्टे, इफ यू वांट टू स्टे इन द होटल्स यू कैन स्टे इन दैट ऑल्सो। तो ऑप्शन इसलिए हम लोग ने जवाहर कला केंद्र को लिया था, क्योंकि ग्राफिक में आपको पता है, जब आप प्रिंट मेकिंग के बारे में जानेंगे या जिन लोगों ने किया होगा, कि ये बहुत ही टीडियस लेंदी प्रोसेस होता है, टायरिंग प्रोसेस होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, आपकी प्लेट एसिड में आपने डाली है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा आज अभी तुरंत निकाल लेते हैं फिर कल आके वहीं से शुरू कर लेंगे, नहीं। इसमें उस टोन को, जिसको आपको चाहते हैं, जो टोन आप, उस पर्टिकुलर टोन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरह की ये टेक्निकलिटीज होती हैं इस प्रिंट मेकिंग में, कि हम लोगों ने ऑप्शन चुना था, भैया पता नहीं 7 में 8 बज जाए, 9 बज जाए। अब यहाँ तो बाध्यता ये होगी कि आपको होटल के लिए गाड़ी है वो लेके जाएगी, अदरवाइज आप कैसे होटल जाएंगे। तो हम लोग ने ऑप्शन लिया था कि नहीं, जवाहर कला केंद्र में वी आर गोइंग टू स्टे। तो इनके रूम्स हैं, ये इस एक्टिविटी के तहत भी मिल जाते हैं, या कभी आप अपना ग्रुप शो लेके जाते हैं या इंडिविजुअल शो करना चाहते हैं जवाहर कला केंद्र की गैलरी में, तो ये बाकायदा आपको मतलब आप एकोमोडेशन चाहते हैं, आप बाहर के आर्टिस्ट हैं, आपको एकोमोडेशन चाहिए, तो ये लोग आपको कुछ नॉर्मल चार्जेस के ऊपर आपको मतलब अपना गेस्ट रूम भी अवेलेबल करा देते हैं। ये पूरा का पूरा संपूर्ण परिसर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप जब जाएंगे तो कुछ कुछ नाटक की भी प्रैक्टिस हो रही होती है। इनका ऑडिटोरियम सेक्शन है, उसमें बाकायदा प्रोफेशनल उससे मतलब आर्टिस्ट के द्वारा किसी किसी टाइम में ड्रामा का भी वहां चल रहा होता है प्रोग्राम, आप वहां जाके अटेंड कर सकते हैं। दैट इज नॉट फॉर द टिकट पर्पज, उनका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, आप वहां अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो इनका एक डांस मतलब एसोसिएशन है,
अपना कोई भी प्रस्तुतिकरण अगर देना चाहता है तो डांस भी चलता है। तो या संगीत से रिलेटेड कोई अगर उनको देना है तो आप एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरा परिसर जो है वो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट के पर्पस से बनाया गया है। अब जब ये बनाया गया तो यहाँ पे जानने योग्य एक बहुत मुख्य बात है, बाकी चीजें सभी चीजें आपके पास गूगल में या बुक्स में उल्लेखित हैं, पर मैंने जैसा कि पहले भी कहा, जब हम किसी के मुख से सुनते हैं, जिस संदर्भ में सुनते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक हमें याद रहती है। इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूंगी, जब बात चली कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया और इस पर्पस से बनाया गया, तो प्रश्न उठता है कि किसने बनाया, हु वॉज द आर्किटेक्ट? Because I told you earlier also, our subject is very, very vast subject. It covers many things. जिसमें कि आप में से कई लोग नेट क्वालिफाई कर चुके होंगे और कई लोगों को जेआरएफ भी मिली होगी, मुझे पूरा यकीन है। अब आप इस स्टेज पे जब आए हैं तो ऑब्वियसली आप कई चीजों को, हर्डल्स को पार करके आए हैं ज्ञान के हिसाब से, तो प्रोबेबली हो सकता है आपको पता भी हो। लेकिन कभी कभी जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाते हैं को रिलेटेड मानते हुए आर्किटेक्चर के भी बारे में, आर्किटेक्ट्स के भी बारे में, इवन म्यूजिक के भी कभी कभी क्वेश्चंस हम लोगों को इनकाउंटर होना पड़ा था। तो बेसिकली किसी ने मुझे मैसेजेस पे क्या डाला है बेटा, फिर से डिस्प्ले करिए। तो इसमें क्या कहते हैं, हम लोगों को इसके विषय में भी बहुत जरूरी है जानना कि ये इस तरह का जब स्थल बनाया गया, इतना खूबसूरत और मल्टीपर्पज स्थल बनाया गया, तो ऑब्वियसली इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाले इंडियन आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया थे, और इन्होंने इस संपूर्ण स्थल का लेआउट बना करके उसको निर्माण करवाया। इसमें मैंने आपको बताया गेस्ट हाउस कुछ कमरों के पर्पज से हैं, और इन्होंने डेवलप किया मुख्य रूप से ग्राफिक्स को। हॉस्टल आपका बता ही चुकी हूं मैं, परमानेंट आर्ट गैलरीज भी हैं इनकी। तो इस पर्पज से आप अगर कभी भी ग्रुप शो करते हैं, एकल शो करते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प, ऑप्शन जयपुर कला केंद्र भी हो सकता है। आप जवाहर कला केंद्र में भी अपना शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ का स्थल सेमिनार्स के लिए भी यूज होता है, वर्कशॉप्स के लिए यूज होता है, और जब स्टूडियो के पर्पस, मतलब स्टूडियो भी पूरे प्रॉपर सेटअप है, तो ग्राफिक का, जैसे प्रिंट मेकिंग में कई चीजें टेक्निकल होती हैं, तो वो सारा सेटअप यहाँ पे उपलब्ध है। इस कारण से त्रिनालय जैसी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी का कैंप इन्होंने अपने परिसर में कराकर संपन्न किया। ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट होता है किसी भी मतलब संस्था के लिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को ऑर्गेनाइज करें, और हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए वो सब खुश होकर के जाएं, उनको बहुत अच्छा लगे कि हाँ हम इस जगह पे आए। इस सारे आर्टिस्टिक वातावरण को बनाने के लिए जवाहर कला केंद्र में एक तरह से कई लोगों का कंट्रीब्यूशन था, खासतौर से ग्राफिक सेक्शन के लिए और भी चीजों के लिए। जयपुर के इस जगह में, या कह लीजिए कला जगत में जयपुर के, वो आपको सभी को पता होगा, विद्यासागर उपाध्याय जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में। पर्सनली मतलब सर का तो यहाँ तक का योगदान होता है कि यदि एक मतलब 10% की भी गुंजाइश है अगर, कि जवाहर कला केंद्र में मान लीजिए आपके ग्रुप में 6 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो बाकायदा रूम्स अगर अवेलेबल नहीं भी होते हैं, तो विद्यासागर उपाध्याय सर अपनी तरफ से आपको, मतलब गर्ल्स को इतना प्रोटेक्टिव रहते हैं वो, कि बेसिकली वो ऑफर कर देंगे कि नहीं बेटा ये जगह पे तुम नहीं रहोगे, तुम हमारे घर चल के रहोगी। मतलब ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन, जेन्युइनली वेरी नाइस एंड हेल्पिंग पर्सन। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनका मतलब आपने शायद काम भी देखा होगा आप लोगों ने।
किसी ने देखा है विद्यासागर उपाध्याय जी का काम? तो क्या सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। किसी नाम ने देखा है? मैम उनका नाम सुना है, इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, बट काम नहीं देखा उनका। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगी, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो आर्ट टेक्निक और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का ही है। तो मैं वैसे तो ये अवॉइड कर रही थी अपने लेक्चर में कि जो अवेलेबल है गूगल पे या इंटरनेट के ऊपर उनको मैं ना शेयर करूं आप लोगों के साथ, उनके बारे में ना बताऊं, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है। बट द थिंग इज अगेन आई फील इट, आई ऑल्सो फील इट कि ठीक है गूगल में बहुत कुछ चीजें प्राप्त हैं आपके पास, लेकिन जब आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मेरे द्वारा शायद सुनेंगे और देखेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ उसका 60% आपको याद भी हो जाएगा, साथ में कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में मतलब डली रहती हैं। या तो दो चीजों से होता है, या तो आप स्वयं आपका पर्सनल अनुभव हो, इस मामले में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे कई ऐसे जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो इस समय बहुत प्रोमिनेंट कॉन्टेम्परेरी के आधार पे जाने जा रहे हैं, उन सभी, वो एज में बहुत बड़े विद्यासागर उपाध्याय सर का भी आप सोच सकते हैं, बट द थिंग इज बेस्ट पार्ट इज देयर दैट आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ द टीचर्स या मीन्स आर्टिस्ट who are mentioned on the net कि these are the prominent Indian contemporary artists। तो मैं कोशिश करूंगी कुछ चीजें पर्सनल में आपको अपने लेक्चर में देते हुए बताऊं, जिससे कि शायद वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से याद रह सके, रजिस्टर कर पाए। तो अच्छा, अब तो हम ये बिल्डिंग की बात जब करते हैं तो ये एक जवाहर कला केंद्र है, और इसके बारे में एक ब्रीफ हमने गैलरी के बारे में भी आपको बताया। दूसरा, जब हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रोसेस में, तो आप देखेंगे इसमें से, क्या आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? इसीलिए मैंने फोटोग्राफ के साथ में नाम भी डाल दिया है, जिससे कि आप खुद ही इसको रिकॉल कर सकें या आप देख पाएंगे। दिस इज अ नेशनल ललित कला एकेडमी विच इज इन न्यू दिल्ली। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ जा भी चुके होंगे, यदि दिल्ली आप गए हैं, बीइंग एज ए आर्टिस्ट आप वहां विजिट किए होंगे। नहीं किए हैं तो कृपया करके दिल्ली कभी भी आपका जाना होता है तो यू शुड मेक अ पॉइंट टू गो द ललित कला एकेडमी। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग है, ये वाली। एक मिनट और मैं देखती हूँ, शायद इसका फुल क्लोज, हाँ ये फुल है। ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इस तरह के आर्चेस जो बने हुए हैं, ये एक मेन आर्च है, ठीक। इस आर्च के जब आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चले जाते हैं, और इसी में साहित्य एकेडमी भी है। मुझे फ्लोर याद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बट 2 फ्लोर्स आर फॉर द फाइन आर्ट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, मतलब पेंटिंग सब्जेक्ट, विजुअल आर्ट्स के लिए। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए आप जाते हैं, एंड व्हेन यू आर इन दिस पोर्टिको पे हैं आप, इस जगह आर्च में, यहाँ पे जब आप खड़े हैं तो आपके लेफ्ट साइड से प्रवेश आप करेंगे, ये गैलरी का ये गैलरी का एंट्रेंस है, जहां मेरा कर्सर पॉइंट है, ये गैलरी का एंट्रेंस पॉइंट है। पहले ये गैलरी इतनी अच्छी और व्यवस्थित नहीं थी, किंतु बढ़ती हुई डिमांड के उसमें इन्होंने, और क्योंकि ये अपनी भी एनुअल एग्जीबिशंस करते हैं, हर साल करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से इनके पास वर्क आता है, तो नेचुरली समय के साथ साथ गैलरीज भी बहुत अच्छी, डेकोरेटिव और ग्लैमरस बनाई गई, वेल मेंटेन्ड बनाई गई। अब मैं नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दिखा रही हूं वो ललित कला न्यू दिल्ली की ही अंदर से है उस गैलरी का। तो कैन यू सी इट, हियर इज द एंट्रेंस। आप आते हैं और ये एक फ्लोर ऐसे, सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर का टॉप फ्लोर ये है, तो ये एक जीना आया। उसके बाद आप इस गैलरी में मूव करते हैं पूरा, और उधर की तरफ से फिर से जीना आके ऊपर चली जाते हैं, और ग्राउंड फ्लोर तो आई। ग्राउंड फ्लोर ललित कला एकेडमी ने मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिस्प्ले ओनली स्कल्पचर्स। Why? Because
फाइबर स्कल्पचर्स की बात छोड़ दीजिए, इफ यू टॉक टू द, या टेराकोटा स्कल्पचर्स की बात छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आप बात करते हैं मार्बल की, यदि आप बात करते हैं सैंड स्टोन्स के बने हुए मार्बल्स की, तो दोज स्कल्पचर्स आर वेरी हैवी, बहुत भारी होते हैं, तो उनका मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ललित कला जब कभी भी किसी स्कल्प्टर को एग्जीबिशन के लिए डेट्स देता है, स्पेस देता है, तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि उस स्कल्प्टर को ग्राउंड फ्लोर की ही गैलरी सैंक्शन की जाए या दी जाए। पेंटिंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेरेमिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं भी फ्लोर पे चढ़ाए जा सकते हैं, इवन प्रिंट मेकिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, और सॉरी अभी मैं जो आपको कल बोली थी वो चार्ट एक्चुअली मैं कंपाइल नहीं कर पाई, छोटा ही है, लेकिन क्योंकि इन लेक्चर सीरीज के साथ साथ हम लोगों को कॉलेज भी जाना पड़ता है, और कॉलेज में भी 2:30 से 3 बजे तक मैं वापस लौट के आती हूँ, तो फिर खाना वाना खा करके इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि मतलब तुरंत ही आपके लिए भी ये तैयार करना होता है। तो बट हाँ, मुझे कल और परसों का टाइम मिलेगा तो मैं इस बीच में वो बना लूंगी जो मैंने आपको बताया था, द पर्पस एंड द फंक्शंस ऑफ ललित कला एकेडमीज, स्टेट ललित कला एंड नेशनल एकेडमी का क्या पर्पस है, वो मैं चार्ट में टेंटेटिव बना के आपको अलग से उस दिन स्लाइड पे दिखा दूंगी, वो आपके पास हमेशा मौजूद भी रहेगा। When the art works are displayed in the gallery, how it looks, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पे, हमारी मानसिकता के ऊपर। गैलरी इस समय खाली है, आप देख रहे हैं ये जो मैंने गैलरी की फोटो ली ये एकदम खाली है, तो आपको कैसा आभास हो रहा है कि खाली है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इसमें। बट द वे वर्क इज डिस्प्लेड, किस तरह से काम को डिस्प्ले किया जाता है, किस तरह से, इसीलिए एग्जीबिशन क्यूरेटर्स होते हैं। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में उन्होंने स्पेशली ऐसा पद सृजित कर लिया जिस पद का नाम है एग्जीबिशन क्यूरेटर, मतलब जो कि एग्जीबिशन को क्यूरेट करेगा, संरक्षित क्या बोलेंगे, क्यूरेटर क्या हिंदी, मतलब वो क्या अरेंजमेंट करेगा या उसको देखेगा कि कैसे उसको डिस्प्ले किया जाए। अभी ये खाली बिल्डिंग अजीब सी लग रही है, बट इसी बिल्डिंग की वन ऑफ द गैलरी सेक्शन ये है। अब आप देख पा रहे हैं कैसा इंपैक्ट आता है आपको देखने में, है ना, एक प्रॉपर डिस्प्ले। पर हाँ, हमारे यहाँ के उसमें डिस्प्लेज में, गैलरीज में जो व्यवस्था की गई है वो बहुत कम गैलरीज ऐसी हैं जिनमें की समुचित व्यवस्थाएं आपको मिल पाए, क्योंकि कई गैलरीज ऐसी हैं जिनकी स्थिति, जिनके हॉल्स अच्छे नहीं हैं। बट ललित कला एकेडमी दिल्ली के हॉल्स बहुत अच्छे हैं, इनको रिनोवेट करके बहुत प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया, मतलब डेवलप किया गया है। सो द डिस्प्लेड वर्क गिव्स वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सस्पेक्टिव हु इज लुकिंग एट द पेंटिंग। जो दर्शक है उसकी मानसिकता के ऊपर ये डिस्प्लेड वर्क बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं जब वो देखा जाता है। मुझे लगता है ये फोटोग्राफ आप जब स्वयं भी देख रहे हैं तो आपको एक इम्प्रेशन बहुत प्रॉपर पड़ रहा है। देखिए मैं अभी आगे भी आपको जब लूंगी कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के विषय में अपने लेक्चर में बताऊंगी कि कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट या जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आर्टिस्ट है उसके लिए विषय वस्तु की उपयोगिता क्या है क्या नहीं है, मैं इस पार्ट को भी कवर अप करना चाहूंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं सामने की फ्लोर पे ये स्कल्पचर के सेक्शन का है डिस्प्ले वर्क, यहाँ पर एक फूल की आकृति का रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये कहने में, देखने में बड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है, बट द प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द साइज, बिकॉज ऑफ द मटीरियल, जिस मटेरियल से इसको निर्मित किया गया इस स्कल्पचर को, मे बी वो ओरिजिनली जब आप देखें
तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये आर्टिस्ट ने जब सोचा तो ये कैसे सोच लिया इसने, हम तो रोज इस तरह के फूल को देखते हैं रास्ते में, बट हमारे क्लिकिंग नहीं हुई। बट सी, वन वेरी कॉमन सब्जेक्ट कैन बी ऑल्सो अ मास्टरपीस, राइट। एक कोई भी सामान्य सा विषय भी बहुत बड़ा अनुभूति का वो कर सकता है, मतलब प्रकट कर सकता है। अब हम जिस गैलरी के लिए बात किए थे कल आपसे, तो मैंने अभी जो आपको बताई, जैसे जवाहर कला केंद्र बताया आपको, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, अब मैं बीच बीच में, चलिए पहले आपको वो दिखा देती हूँ। ये है, देखिए इसका भी मैंने लिख रखा है, वेट अ मिनट, बड़ा साइज कर दिया था। सी, कैन यू सी इट, दिस बिल्डिंग ऑल्सो आई हैव रिटन द टाइटल, उसको मेंशन किया है कि ये क्या है, ललित कला लखनऊ एकेडमी है ये। Please don't get confused with the Regional Art Center and with the ललित कला एकेडमी लखनऊ, राइट। ललित कला एकेडमी की बिल्डिंग आप स्वयं देख पा रहे हैं, ये रेजिडेंसी, सॉरी रेजिडेंसी कह रहे हैं, ये लाल बारादरी कहलाती है, सफेद बारादरी कैसरबाग की अलग है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सफेद बारादरी पहुंच जाते, नहीं, वो सफेद रंग के ही पत्थर से बनी हुई है, और ये रेड कलर से बनी हुई है, ये लाल बारादरी के नाम से है ललित कला एकेडमी। दूसरा डिफरेंशिएट जो आपको करना है, मैंने अभी कहा कि केंद्र से, और इससे आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, इसलिए कहा क्योंकि ललित कला केंद्र अलीगंज लखनऊ वो एक ब्रांच है किसकी, नेशनल एकेडमी की। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम, यस मैम। अब इस ललित कला एकेडमी में, स्टेट की ललित कला एकेडमी है लखनऊ में, इसको भी बहुत, इसकी स्थिति वैसी थी, मतलब मैंने तो बहुत पहले की इसकी गैलरीज देखी हैं, दोस गैलरीज वेर नॉट एट ऑल गुड, बट विद द टाइम ड्यूरेशन इन्होंने भी, इस गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया कि हाउ कम दिस विल नॉट बी अ गुड गैलरी, इम्पैक्ट खराब हो जाता है हमारा जब हम अपने बच्चों के वर्क को डिस्प्ले करते हैं। तब इन्होंने, ललित कला एकेडमी ने अपने इंटीरियर्स को डिफरेंट करा, मतलब रिनोवेट किया, और आज मैं इसकी इंटीरियर की फोटो नहीं सेव कर पाई थी, लेकिन आप अगर ओरिजिनली इस एकेडमी में जाके देखेंगे तो बाकायदा आप फील करेंगे कि इन्होंने काफी अच्छा काम करा लिया रिनोवेशन के बाद, क्योंकि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज करते हैं, समय की डिमांड है कि गैलरी साफ सुथरी और एक अच्छे लेवल की गैलरी होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर ऐसी ही गैलरी, कोई खराब सी टूटी फूटी सी, जहां का प्लास्टर झड़ रहा है, प्रॉपर लाइट नहीं है, यदि आप डिस्प्ले करेंगे तो आपका वर्क अच्छा लगने के बजाय खराब लगने लगता है। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है गैलरीज का, मतलब कैसा रख रखाव है आपकी कलाकृतियों के ऊपर, जो दर्शक देख रहा है वो उसको किस तरह से देखता है, इसके लिए गैलरी का जो मेंटेनेंस है वो भी एक इम्पैक्ट डालता है। अब आते हैं हम भारत भवन भोपाल। ये मैं अभी आपको मतलब जो गैर प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं कला के क्षेत्र में, उनके हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये संस्थाओं में सबसे अच्छी बात है, ये संस्था स्कॉलरशिप या आपको एकोमोडेशन रहने के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में आपको अपने यहाँ गैलरी भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप इनसे गैलरी की डिमांड करते हैं तो दे प्रोवाइड यू द गैलरी ऑल्सो। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इस संस्था की, भारत भवन भोपाल की, आप देखिए बहुत बड़े प्रांगण में है, बहुत बड़ा परिसर है इसका, और यहाँ पे एक लेक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, लेक है ये। और बाकायदा इस भारत भवन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कला से रिलेटेड, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बिनालय होता है, एग्जीबिशंस हेल्ड की जाती हैं, बाकायदा यहाँ पर जो आपके मध्य प्रदेश के आदिवासी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं वो, उनको
कोई कोई समय में बुला करके वो अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, नॉर्मली लाइवली वो अपना काम कर रहे होते हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो आकर के उनसे बात कर सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं, इवन उनका अगर कोई कलेक्शन है उनके पास में तो वो सेल भी कर सकते हैं। भारत भवन भोपाल ने ट्राइबल आर्टिस्ट को बहुत अधिक सपोर्ट दिया और नेम एंड फेम दिलाई, बाकायदा लाइमलाइट में लाए, उसको सोशल स्ट्रीम पे लेकर आए, मेन सोशल स्ट्रीम पे लेकर के आए। और क्या आप बता सकते हैं इसके लिए भारत भवन से रिलेटेड एक बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से ये काम किया था। जय स्वामीनाथन। जय स्वामीनाथन। एग्जैक्टली जय स्वामीनाथन जी ने, जगदीश स्वामीनाथन जी ने पहली दफे वो शायद मध्य प्रदेश के एक आध उसमें गांवों में बाकायदा कहीं घूमने जा रहे थे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। वो घूमने गए थे या विजिट करने गए थे क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, और वो जब गए तो उन्होंने एक 16-18 साल के या 17 साल के लड़के को चित्रण करते देखा। वो अपनी दीवार पे, जैसे कि ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने घरों की दीवारों को चित्रित कर रहा था। तो मैंने मतलब पढ़ा है नाम उसका, लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा है। उनको जनगण उन्होंने बाकायदा, हाँ जनगण सिंह श्याम। एग्जैक्टली, थैंक यू बच्चा फॉर मेकिंग मी टू रिमेम्बर दिस नेम। और ये जापान में एक उसके लिए गए थे, एग्जीबिशन थी शायद, या नहीं नहीं सॉरी कैंप था वहां पे ट्राइबल आर्टिस्ट का, एंड ही वाज देयर देन एंड देयर ओनली ही डाइड। और बताया जाता है कि शायद उन्होंने वहां पे सुसाइड किया था। वट एवर द रीजन, रीजन इज नॉट नोन टू एनीबॉडी, लेकिन वहां मतलब कम एज में अराउंड 35-40 की एज ग्रुप में ही उनकी वहां पर डेथ हो गई थी। एंड इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल आल्सो एट दैट टाइम। जापानीज गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट्स के बीच में मतलब बातचीत भी काफी इस बारे में चली कि आप इसको डिस्क्लोज करिए कि उनकी डेथ कैसे हो गई, व्हाट वाज द रीजन, बट इट वाज अनफॉर्चुनेटली वो डिस्क्लोज नहीं हो पाए हैं या नहीं मिल पाए कोई भी एविडेंस, तो वो एक अलग इशू है। पर राइट, यू आर राइट, उन्होंने उनको काम करते हुए देखा था और बाकायदा इनको ला करके भारत भवन में, जो हम लोगों का आर्ट मटेरियल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं वो नेचुरल कलर्स को डील करते हैं, तो इन्होंने बाकायदा सामान दिया जो प्रेजेंट टाइम का है, कॉमर्शियल वर्क का सामान है, मतलब सॉरी, जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं हम लोगों के, अननेचुरल मटेरियल्स हैं, कलर्स वगैरह, वो दिए गए और उनको कहा गया आप डिजाइन करिए। तो इसी क्रम में इनके काम के साथ साथ और जुड़ते गए और जुड़ते गए, और बहुत अधिक इन्होंने ट्राइबल आर्टिस्ट को लाइमलाइट में ला करके रखा। इनका कंट्रीब्यूशन इसलिए है भारत भवन। बच्चे 1 सेकंड 5 मिनट के लिए होल्ड करूंगी मैं आपको। तो इस क्रम में मैंने भारत भवन को भी आपको बताया। अच्छा, वन कॉमन थिंग अबाउट द भारत भवन एंड जयपुर जवाहर कला केंद्र is, again you have to remember, it is also designed by Charles Correa, right? इसकी भी जो डिजाइनिंग की गई है वो चार्ल्स कोरिया के ही द्वारा की गई है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अंदर की गैलरी में देखिए इस तरह के कुछ वर्क डिस्प्ले थे जिसको मैंने देखा, आप देख रहे हैं।
ये सभी काम को देखने के पश्चात ये सारी चीजें, ये एक तरह का उन्होंने इकट्ठा किया है और डिस्प्ले किया है, उसको एग्जिबिट करते हैं। जितने भी ट्राइब्स के थ्रू इनको सामान मिलते हैं, डोनेट होते हैं या परचेज होते हैं, वो सब आप यहाँ पर कलेक्शन देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, गैलरी के अंदर। दूसरा हम लेकर के आते हैं जब इसका टाइटल, ये एक स्लाइड है मेरी। ये स्लाइड कहाँ की है आप बता सकते हैं? कोई आइडिया? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, इट इज नॉट। बट एनीवे यू ट्राइड इट। दिस इज नॉट अ नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी का पार्ट। दिस इज अ पार्ट ऑफ कनोरिया आर्ट सेंटर। हैव यू एवर हर्ड दिस नेम? Have नहीं you मैम। ever heard this name? No, Kanoria Art Center. नहीं मैम। कनोरिया आर्ट सेंटर आपका अहमदाबाद में है। सेप्ट रिलेटेड है आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से। उस परिसर में कनोरिया आर्ट सेंटर है। यहाँ पे बच्चे कई स्कॉलरशिप लेकर के वर्क करते हैं क्योंकि स्टूडियो की फैसिलिटीज है और साथ में अपने वर्क को भी एग्जिबिट कर सकते हैं। ये गैलरी जो आपकी है, इस गैलरी को सेप्ट कैंपस में है, ये तो मैं बता ही चुकी हूं आपको। इसको जो मतलब कहना चाहिए, एक तरह से नहीं होता कि आइडिया को एग्जीक्यूट करना, किसी भी आइडिया को साकार रूप देना, उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उर्मिला कनोरिया जी का एवं बीवी दोषी। ये आर्किटेक्ट थे बीवी दोषी। मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, यू विल सी इट। This is the outer part of the Kanoria Art Center and this is the main part of the Kanoria Center. ये मेन मुख्य बिल्डिंग है। इसके बाद आप जब राइट हैंड पे जाते हैं तो सेप्ट का स्टार्ट हो जाता है पॉइंट। ये दोनों कनेक्टेड हैं, मतलब आप अगर लेफ्ट में थोड़ा है तो कनोरिया आर्ट सेंटर है, इसके सीधे जब जा रहे हैं मेरे हाथ, आप इसमें यहाँ कर्सर से देखिएगा, जब आप इधर से निकल के आगे इस जगह से बढ़ रहे हैं, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो वो सेप्ट का कैंपस शुरू होता है। कैंपस में कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज अ ओपन कैंपस इन बिटवीन कनोरिया आर्ट सेंटर एंड द सेप्ट सेंटर। इनका मानना शायद ये था कि कला और वास्तुकला दोनों ही एक तरह से एक जगह पे आके मिल भी सकती हैं। तो ये कनोरिया आर्ट सेंटर अहमदाबाद में है, जिसका आइडिया उर्मिला जी को आया और उर्मिला जी के साथ साथ बीवी दोषी जी को आया। वो स्वयं आर्किटेक्ट थे, कई बिल्डिंग्स उन्होंने निर्मित की भारत में। और साथ ही इसमें एक और भी बहुत अच्छी चीज थी कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो कहते हैं ना कि शिलान्यास या क्या नींव का पत्थर जो रखा जाता है, आप कहते हैं ना जब कोई भवन बनता है तो नींव में पत्थर रखा जाता है, पहला पत्थर। तो उस पत्थर को एमएफ हुसैन को बाकायदा कांटेक्ट करके बुलाकर एज ए मेन पर्सन एमएफ हुसैन के द्वारा यहाँ पर पहली ईंट रखी गई इस सेंटर में। तो आप ये मान के चलिए कि कितना अधिक आर्टिस्ट को सम्मान दिया उर्मिला कनोरिया जी ने, कि स्वयं ना रख करके किसी आर्टिस्ट के द्वारा करके इस बिल्डिंग को कला के लिए ही समर्पित किया गया। और ये जो संस्था है ये बिना प्रॉफिट के चलती है, मतलब कि ये नॉन प्रॉफिटेबल वाली संस्था है। इसमें जो भी है ये अपने खर्चे अपने आप मीट आउट करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये खुद स्वयं उस खर्चे को वहन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिटेबल बात है कि एक नॉन गवर्नमेंट की संस्था भी अच्छे से पोषित हो रही है, फल फूल रही है। बीवी दोषी जी और उर्मिला कनोरिया जी का भी मैं स्नैप आपको दिखाता हूँ, दिखाती हूँ। और ये थी मिसेस कनोरिया, राइट, एंड दिस वाज द
बीवी जोशी। क्लियर है? आगे के क्रम में मैंने इसलिए आपको ये दोनों फोटोज दिखाई क्योंकि अधिकांशतः जब हम लोग कोई चीज के बारे में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को नहीं पता होता है कि अच्छा बीवी दोषी अब नहीं याद आता। जब लेकिन आप फोटो देखते हैं साथ में उनका पद भी देख लेते हैं कि हाँ ये आर्किटेक्ट थे, या सुन भी लेते हैं तो वो रजिस्टर करता है। उर्मिला कनौरिया जी, शी वॉज द फाउंडर पर्सन ऑफ दिस संस्था, मतलब मेन इन्हीं का ये आइडिया था जो एग्जीक्यूट किया गया। दूसरा, मैंने एक बताया था आपको कि ये तो नॉन प्रॉफिटेबल हो गई, और नॉन प्रॉफिटेबल के संदर्भ में कुछ गैलरीज में से एक गैलरी ये है। आप देखिए, ये है लखनऊ में कला स्रोत। जो लखनऊ गए हैं उन्होंने वहां पे देखी भी होगी मेरे ख्याल से, आई एम श्योर। ये आज भी गैलरी चल रही है और बहुत अच्छे काम में भी इन्वॉल्व है। ये काफी, ये लोग अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर चुके हैं, बाहर के आर्टिस्ट की एग्जीबिशंस करते हैं जो नॉर्मली इनके मतलब संपर्क में आ सकती है, उसको ये बाकायदा एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज को। दूसरा, टॉक शो कराते हैं, डिस्कशंस कराते हैं, काफी इनका सक्रिय मतलब इन्वॉल्वमेंट है। और ये एक तरह से हम इनको ये भी कह सकते हैं आपको कि ये जो मतलब कला स्रोत है, ये एक कॉन्टेम्परेरी कला के लिए प्रमोट करने के लिए ये एक आर्ट गैलरी है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ के शोज जो हैं वो अधिकांशतः यंग आर्टिस्ट के हैं और आज के टाइम के बच्चों के या कलाकारों के हैं, जो अभी कुछ वर्ष पहले के सीनियर्स हैं इस तरह के। तो हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ये कला गैलरी ऐसी है लखनऊ में जो समकालीन चित्रकला को प्रमोट करने के पर्पज से काम कर रही है। इसको निर्माण किया गया, इसका जो निर्माण है वो 2014 में ये सक्रिय हुई, और आज भी ये यहाँ पर लखनऊ के लिए एक आर्ट एटमॉस्फेयर तैयार कर रही है अपनी गतिविधियों के साथ में। विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करती है, और इवन ये लोग जो नए मतलब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए स्टूडियो और वर्किंग प्लेटफॉर्म तक तैयार कर रही है कि हाँ आप ऐसे काम करिए, आपको काम करने में यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ये जो एक प्लेटफॉर्म निर्माण करने की बात है, ये वो गैलरी लखनऊ में पर्पस को सॉल्व कर रही है प्रैक्टिकली। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास हुआ, पूना हुआ आपका, इन सब जगहों में तो कला के मतलब बायर्स हैं, लेकिन लखनऊ में या छोटे शहरों में अभी भी बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ये गैलरी काफी हद तक उस तरह का काम कर रही है। मैंने जो लखनऊ की लाल बारादरी बिल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की दिखाई, उसका एक प्रमुख बात आप जरूर याद रखिएगा कि उस गैलरी या एकेडमी में एक लाइब्रेरी है। आप लोगों में से शायद कोई लोग अपने शोध के दौरान इस एकेडमी की लाइब्रेरी को भी शायद यूज कर पाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द एकेडमीज में आपके लाइब्रेरी भी होती है। एकेडमीज में, नॉट इन द सेंटर ने भी डेवलप किया है, बट वो एक एक्सटेंशन पार्ट है बाकी चीजों की ही तरह। ललित कला की जितनी बुक्स होंगी वहां से प्रिंटेड है या वहां से पब्लिश की गई हैं, वहां का सारा कुछ वो लोग रखते हैं। ललित कला केंद्र वालों की एक छोटी लाइब्रेरी है, वो वहां से आप उनके पब्लिकेशंस को, नेशनल एकेडमी के पब्लिकेशंस को खरीद सकते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? आप उसको बैठ करके उसको रेफरेंस के उससे नहीं देख सकते हैं, पर हाँ कोई बुक आपको चाहिए तो आप पब्लिकेशन अगर वो वहां का है, दिल्ली ललित कला एकेडमी, वो सॉरी हाँ एकेडमी के थ्रू है, तो वो आपको परचेज करने के लिए केंद्र पे खरीदने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो एकेडमीज हैं उनमें पुस्तकालय भी बनाए गए हैं,
ये पुस्तकालय स्टेट एकेडमीज में जब होते हैं तो इनका पर्पस होता है कि जो भी शोध का व्यक्ति आए, जो भी और आए इस एक लाइब्रेरी में, उसको यहाँ की मतलब इस स्टेट के जितनी भी कला संस्कृति है उस हेरिटेज का पता चल सके। ठीक, तो नेशनल एकेडमी में ऑल ओवर इंडिया के आर्ट एंड हेरिटेज के बारे में लिखा हुआ है, कल्चर के बारे में है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट किताबें, इवन हर आर्टिस्ट के बारे में वहां पर किताबें मिल जाएंगी, इज्म की सारी किताबें मिल जाएंगी, मतलब कला से रिलेटेड बहुत वास्ट कलेक्शन नेशनल ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में है। वहां तो लेटेस्ट जो भी बुक्स हैं वो सब आपके कलेक्शन में उपलब्ध हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टेट ललित कला एकेडमी लखनऊ की इस मामले में बहुत समृद्ध है कि उसने लखनऊ के आज तक की कला संस्कृति को किताबों के माध्यम से या और भी चीजों के माध्यम से उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है। आप यदि कभी जाएं तो अवश्य वहां पर बैठ करके उसको देखें। इवन आपको अगर किसी बुक का कोई सेक्शन चाहिए, आपके पास समय की शॉर्टेज है, आप लिख नहीं सकते हैं, तो यू कैन पे द सम अमाउंट, मीन्स थोड़ा एक नेग्लिजिबल अमाउंट होता है पे करने के लिए, और वो पूरा जेरोक्स उतने पेजेस को निकाल के आपको दे देते हैं। तो दैट वे academies help in this way also, academy help to the people who are interested to know about the art and culture or the students who are going there for their research work। तो मैं चाहती हूँ आप जिस भी स्थान पे हैं वहां के लोकल लेवल पे आप जरूर के जरूर मतलब इसको जा करके डील करें या जाएं वहां पर विजिट करें। दूसरा, हमने आपको जो चीजें बताई थी, हम लोग ने कल जैसा कि डिस्कस किया था कि बाकी आपको शायद क्लियर हो ही गया है प्राइवेट गैलरीज कैसी होती हैं। अब प्राइवेट गैलरी और प्योर फॉर्म में, जैसे ये कला स्रोत लखनऊ में है, गैलरी स्पेस दिल्ली की है, ठीक, जहांगीर आर्ट गैलरी दिल्ली वो बॉम्बे की है आपकी, दूसरा है ये आर्ट हेरिटेज दिल्ली में है, मैंने बताया ही था आपको, ये सब प्राइवेट गैलरीज हैं। दूसरा आपकी वधेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में है, बॉम्बे में आपकी क्लीमोल्ड है, तो वो आपकी केमोल्ड गैलरी, तो वो केमोल्ड गैलरी भी प्राइवेट गैलरी है, प्रॉफिटेबल गैलरी है, वो उसका शो अच्छे से इंटरटेन करके लगाते हैं, जो कि बहुत बहुत सेलेबल क्वालिटी हो या जिसकी अच्छी ऑलरेडी बायर्स के बीच में एक साख बन चुकी होती है। दूसरा आपकी साक्षी गैलरी, साक्षी आर्ट गैलरी, दैट इज इन चेन्नई। देयर आर सो मेनी गैलरीज, इफ यू गो थ्रू देम ऑन द इंटरनेट, यू बाय द स्टेट नेम और बाय द सिटी नेम, आपके पास ऑप्शन में बहुत सारी गैलरी के नाम खुल जाएंगे। तो उनकी लिस्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल काम है, इतना लंबा है ये जत्था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ आभासित है या मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ आपके बारे में कि आप लोगों को जब ये लेक्चर लिया है और पहले ही जब मूल चीज आपको बता दी जाए, फंडामेंट्स क्लियर कर दिया जाए कि कौन सी नॉन प्रॉफिटेबल होती है, कौन सी प्रॉफिटेबल गैलरीज के कैटेगरी में आती हैं, तो मेरे को लगता है कि अब तो आप बहुत आराम से उसको क्लियर कर लेंगे, अपने आप ही छांट लेंगे। छांट पाएंगे कि Yes, नहीं ma'am. छांट पाएंगे? यस मैम। मैम ये है कला ना? स्रोत जो है तो ये प्राइवेट गैलरी है कि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत है? कौन सी बेटा? ये जो कला स्रोत, कला स्रोत इज प्राइवेट गैलरी। ठीक है मैम। ये प्राइवेट गैलरी है, ये टोटल प्राइवेट गैलरी है। इसको एक कपल चलाते हैं। मैं बेटा तुम बताओ यार, नाम हम भूलते बहुत हैं। एक तो मानसी डिडवानी है मैम, मानसी अनुराग। डिडवानी ना, हाँ मिस्टर डिडवानी, जी जी। हाँ मिस्टर डिडवानी और अनुरागी उनकी जी। वाइफ, हाँ हाँ। तो ये आर्ट गैलरी उनके, ये टोटल प्राइवेट गैलरी है, ठीक है। सही, अच्छा अब आप यस मैम। डिस्क्रिमिनेट कर ही लेंगे अगर आपके पास ऐसे कुछ ऐसे, देखिए जो ललित कला एकेडमी नाम आता है, जो रीजनल आर्ट सेंटर नाम आता है, भोपाल भारत भवन है, जयपुर कला भवन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल गैलरीज हैं बच्चे, राइट। जो जी प्राइवेट मैम। गैलरी जैसे वधेरा आर्ट गैलरी, टोटल एंड टोटल गैलरी जो है वो कमर्शलाइज्ड है। गैलरी स्पेस टोटल एंड टोटल
कॉमर्शलाइज्ड है, मतलब कि प्रॉफिटेबल उस पे चलती है। दूसरा आपका इंडिया हैबिटेट है, वो भी प्राइवेट, मतलब प्राइवेट क्या, लेकिन वो उनके चार्जेस ज्यादा है, वो भी प्रॉफिटेबल वाले ही सेक्शन में आती है। आपकी ये गैलरी स्पेस है, आर्ट त्रिवेणी है, ये जितनी इस तरह की गैलरीज हैं, ये सारी गैलरीज आपकी प्रॉफिट हैं और प्राइवेट। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब इसके उसमें ये संदर्भ में वैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम लोग ने एक क्या कहते हैं आर्किटेक्ट के बारे में भी पढ़ा, या कह लीजिए इसको मतलब डिस्कस किया, क्योंकि वो आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया जी जो हैं, उनके उससे हम लोगों ने दो एमिनेंट आर्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ लिया। मतलब उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम जानना शुरू किए तो उनका नाम प्रमुख रूप से आया एज ए वास्तुकार, एज ए आर्किटेक्ट। तो मुझे जहां तक लगता है कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि चार्ल्स कोरिया के द्वारा निर्मित कौन सी प्रमुख वो बिल्डिंग्स हैं जो मतलब सांस्कृतिक या कला से संबंधित हो सकती हैं, तो के सेक्शन में आती हैं या उनका संबंध है उन बिल्डिंग्स का। तो यहाँ इसके लिए मैं बताऊंगी आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स कोरिया के द्वारा निर्मित कला और संस्कृति, भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रमुख रूप से 4 बिल्डिंग्स मुख्य हैं जो उन्होंने बनाई तो बहुत सारी हैं, बाहर भी बनाई, इंडिया में भी बनाई, पर 4 प्रमुख भारतीय उसमें जो प्रोमिनेंट हैं कला और संस्कृति के नाम पर, उनमें से एक आपको मैंने बताया भारत भवन, एक बताया आपको जयपुर कला केंद्र, ठीक, ये 2 नाम आपको याद ही हैं। तीसरा नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में डेवलप किया गया, क्या ये आपको याद रहेगा? यस मैम। याद रहेगा? जी। ये दिल्ली में है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। उस नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम का, क्योंकि ये संग्रहालय भी है एक तरह से, देखिए मैंने इसीलिए इसको इसमें नोट कर लिया आपके लिए। आप मेरी शेयर कर रही हूं मैं स्क्रीन जिस पे देख रहे हैं, टाइटल भी दिया नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम। यहाँ पे जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं और उनके द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है, इवन वस्त्र बनाए जाते हैं, उन सबका मतलब संग्रह करके डिस्प्ले किया गया है। दूसरा आपका इसी का एक पार्ट ये भी है, देखिए उन्हीं की तरह के हट्स भी बने दिख रहे हैं आपको। यस मैम। तो बीचों बीच, मतलब बीचों बीच इन द सेंस दिल्ली के व्यस्ततम राजधानी में इस तरह का सब स्ट्रक्चर बना के डिस्प्ले करना उनके वो, या उनको यहाँ पे बैठ के मौका देना अपने काम का प्रदर्शन करना, ये शो करता है कि हम अपनी संस्कृति को, जो आज आधुनिक जगत भाग रहा है जिसके पीछे, हम उससे कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति भी बहुत शुद्ध, स्वस्थ और नेचुरल है, वास्तविक है, कृपया इसको भी आप जानिए। राइट, इन्हीं के द्वारा तो हम दिखा सकते हैं लोगों को। क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? यस मैम। ठीक, तो मैंने इस म्यूजियम के भी कुछ फोटोग्राफ इसीलिए ले लिए थे, और ये साबरमती आश्रम है जिसका डिजाइन आपके चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया। साबरमती आश्रम, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली, साबरमती आश्रम, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, अहमदाबाद। चार्ल्स कोरिया ने ही ललित कला का अकेडमी नई दिल्ली को भी डिजाइन किया है, उन्होंने ही ना ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की बिल्डिंग, चार्ल्स कोरिया। प्रोबेबली, शायद, हाँ मैम, आप सही मैंने कह पढ़ा रहे है। हैं। हाँ मैंने पढ़ा हाँ, था। ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने किया है, और इसमें इसीलिए अब ये 5वीं बिल्डिंग है। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी आपको इसके बारे में, लेकिन ये भी सच है कि जब इस तरह के एमिनेंट उसमें 1954 की ये बनी हुई एकेडमी है, तो
तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक बिल्डिंग बना के एक्सपीरियंस हुआ, वो अप्रिशिएट की गई, तो आप ये देखिए वो बिल्डिंग जब आप देख रहे थे नेशनल एकेडमी का बिल्डिंग का, मैं फिर से आपको स्लाइड दिखाती हूँ, तब चार्ल्स कोरिया जी ने जो बिल्डिंग दी है, देखिए इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। कैन यू सी द डिफरेंस? Yes, ma'am. कैन यू सी द डिफरेंस? बिकॉज दैट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद इस बात को रखा गया सरकार के आगे कि अपने देश की जो संस्कृति है, कला है, उसको संरक्षण देने के लिए भी हम लोगों को कुछ विचार करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, कोई ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो इसको पोषित कर सके या देख सके। तो जब ये बात उठी, तब तक मेरा मानना ये है कि क्योंकि बहुत सारा तो नहीं था कि मतलब पहले तो आपने जैसा पढ़ा होगा नंदलाल बासु जी के बारे में, सुब्रमण्यम सर के बारे में, ये तो सब ऐसे थे कि हम टीचिंग लाइन में हैं, हम अपना क्रिएशन भी कर रहे हैं। दे वेयर नॉट अवेयर इवन अबाउट दिस थिंग कि हमको अरे यहाँ भी एग्जिबिट करना है, अपनी पेंटिंग बेच करके पैसा भी कमाना है। ये तो धीरे 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 कॉमर्शलाइजेशन होता गया और तब इस चीज को भौतिक युग में जिसको कहते हैं भागना शुरू हुआ। अदरवाइज पहले तो कला को एक बहुत उसमें देखते थे ना कि एक ये मेडिटेशन के फॉर्म में देखते थे कि हम उसमें रमे हुए हैं, हम उसमें डीपली मेडिटेट कर रहे हैं अपनी कलाकृति को बना बना करके। तो उस वक्त क्या हुआ, चार्ल्स कोरिया का भी देखिए आप फर्क देखिए उनके भी कॉन्सेप्ट्स में। उन्होंने जब इस बिल्डिंग को बनाया तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह बना हुआ है और है भी आज की डेट में, ये देखिए राइट। केवल एक बिल्डिंग है और इसमें कई सारे कमरे हैं, लाइन से लेकर के बहुत तीनों फ्लोर में बहुत सारे कमरे हैं। मतलब इसमें उनकी क्रिएटिविटी मुझे इतनी नहीं लगी, मैं पर्सनली पूरी बिल्डिंग घूमी हुई हूँ। और इसमें आप देखिए जिसको अभी हम लोगों ने भारत भवन का कहा, तो विद दिस एंड भारत भवन की बिल्डिंग के निर्माण में बहुत लंबा गैप था उस समय तक। खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कला जगत में काफी कुछ चीजें विकसित होती गई, तब उनको लगा नहीं हमारी बिल्डिंग भी कुछ अलग होनी चाहिए, मेरी डिजाइनिंग भी कुछ कलात्मक दृष्टि से प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो शायद आप इस बिल्डिंग के उसमें देखिए, और जवाहर कला केंद्र वाली बिल्डिंग भी आप देखिए बहुत डिफरेंट है वो भी। एक मिनट, ये देखिए है ये Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. बिल्डिंग, और सेकेंडली आपका ये देखिए जो क्राफ्ट म्यूजियम बनाया हुआ है, विलेज बनाया हुआ है, ये भी देखिए आप। तो ये सारी डिजाइनिंग जब उन्होंने, और ये सॉरी साबरमती की डिजाइन, साबरमती की डिजाइनिंग मीन्स ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें वैसे करके, पर हाँ उसको एक कैसे ठंडा रखना है, क्या उस समय कूलर नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, इसको तो किस तरह से नेचुरल कूलिंग सिस्टम डेवलप करना। आपको मालूम है इन सब चीजों के लिए आर्किटेक्ट को बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है अपनी नॉलेज के ऊपर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स और नेशनल ललित कला एकेडमी का, क्योंकि इसीलिए मेरा इतना ध्यान उनकी डिजाइन के ऊपर उस पे नहीं गया, बट हाँ ही डिजाइन दैट ऑल्सो। एंड उसके बाद ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द गुड क्वेश्चन मे बी इन एनी ऑफ योर इसमें हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी कभी कभी कोरिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, संबंधित आ जाता है कि वास्तुकार कौन था या इस वास्तुकार ने किन किन भवनों का निर्माण किया। तो कृपया आप इन भवनों को और भी आप अपनी कोई कला भवन जिस तरह के आपको आर्ट संस्था मिले, और अगर नाम उल्लेखित है, मान लीजिए 3 ऐसे संस्था हो जिसमें कि किसी एक आर्टिस्ट का आर्किटेक्ट का नाम इनक्लोज हो, तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आर्किटेक्चर फील्ड में भी और कला के क्षेत्र में भी, राइट। तो ये तो हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया, इसमें बेसिकली आपके इतने ही
उस पे मैं बता करके इसको स्टॉप करना चाहूंगी, गैलरी और म्यूजियम सेक्शन को। यदि पर्सनली भी आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन या आपके मन में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं संदेह हो रहा है, तो आप पूरी तरह से फ्री हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी जो भी क्वायरीज हैं उसको मतलब बता पाऊं। नहीं भी अगर उस समय बता पाए तो हो सकता है मैं उसको रेफरेंसेस में देख करके बता पाऊं, राइट। अब हम लोग आज का मेन टॉपिक लेना पसंद करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक ले रही हूं मैं। जो इसमें है टॉपिक नेक्स्ट, उसके लिए मंडे के लिए, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचता है हम लोगों का इस वक्त, तो मैं आपको कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के बारे में शुरू करूंगी और कोशिश करूंगी कि उनका जो स्टाइल था वो भी डिस्क्राइब करते हुए उनके कुछ वर्क के फोटोग्राफ्स दिखाते हुए आपको समझा सकूं। इसमें एक कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के उसमें कॉन्टेम्परेरी शब्द या समकालीन चित्रकला के संदर्भ में जब हम इन शब्दों को प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो भावना उठती है या हम इस शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, वो बताओ हमको क्या आता है। आप जब सुनते हैं समकालीन चित्रकार, समकालीन चित्रकार मैम से जो आप क्या चित्रकार समझते वर्तमान समय में कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं, हैं? हाँ मैम जो जो चित्रकार समकालीन समय में मतलब इस समय वर्तमान समय में जो कार्यरत हैं या कार्य कर रहे हैं। एग्जैक्टली यदि इस शब्द को हम देखें तो ये समकालीन मतलब बराबर के समय में, हमारे बराबर के टाइम में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो समकालीन हो गया। अब इसमें मुझे एक चीज बताइए, क्या जो आपकी उम्र है मान लीजिए 25 साल की और उस आर्टिस्ट की एज है 80 साल, तो क्या वो समकालीन में आएगा कि नहीं आएगा? आ सकते हैं मैम, मैम क्योंकि समकालीन में कैसे? काम वो आएगा अभी आएगा प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अगर वो अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं तो हम दोनों समकालीन ही हुए, ये से कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली कलाकार का कलात्मक जो स्तर है, आर्टिस्टिक क्षेत्र है, जो कला का क्षेत्र है, उसमें एज के हिसाब से हम लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या भाग करते हैं। उसके मानक एज नहीं है, उसका मानक कला के क्षेत्र में एक समकालीन कलाकार उसको कहा जाता है जो जीवित अवस्था में है। 80 का हो, 90 का हो, 100 का हो, उम्र उसके मायने नहीं रखते। यदि वो पूर्ण रूप से कार्यरत है, कला निरंतर कला कर रहा है, ड्राइंग्स पेंटिंग्स बना रहा है, भागीदारी एग्जीबिशन में कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन निरंतर वो कार्य कर रहा है, that particular person, in spite of 80 years, 90 years, he will be considered as a contemporary artist, right? यस। अब हम जब समकालीन चित्रकार कहते हैं
तो क्या हम विधा के हिसाब से उनको अलग अलग रख सकते हैं? यस मैम। रख सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के उस पे आने पर, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे कुछ आर्टिस्ट के नाम बताइए जो प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें माध्यम को क्राइटेरिया बनाएंगे? नहीं नो मैम। मैम। नहीं बनाएंगे। उसमें वो ओपन हो गया, मतलब माध्यम जो है वो मुख्य नहीं है। मुख्यतः आपकी प्राथमिकता किस चीज की आ जाएगी कि कौन कौन से चित्रकार किसी भी विधा में किसी भी माध्यम से काम कर रहे हैं, किस पर, किस टॉपिक के ऊपर, किस विषय के ऊपर, सामाजिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर पर्टिकुलरली वो लोग पेंट कर रहे हैं, करंट सिचुएशंस के ऊपर पेंट कर रहे हैं। यदि आपको हम एक कहें कि फोक आर्टिस्ट कह रहे हैं, फोक एलिमेंट्स के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है, तो आप अपने क्राइटेरिया में, आप अपने स्टडी में किसको इन्वॉल्व करेंगे? चाहे वो प्रिंट मेकर हो, चाहे वो सेरेमिक आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्कल्प्टर हो, चाहे वो पेंटर हो, ठीक, या इलस्ट्रेटर हो, आप उसको भी ले सकते हैं, इलस्ट्रेटर को भी ले सकते हैं। यदि उसका स्टाइल, उसका जो ड्राइंग का एलिमेंट है वो फोक आर्ट से इंस्पायर्ड है, तो आप उनको ऑब्वियसली उस सेक्शन में ले सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं आपसे कहा कि आप अपने शोध का विषय या अध्ययन का विषय बनाइए उन लोगों को जो चित्र बनाते हैं, मतलब कि कैनवस पेंटिंग करते हैं और उनकी पेंटिंग, उनकी चित्रकला फोक आर्ट से इंस्पायर्ड हो। मैंने ये शब्द तो नहीं बोला था, मैंने तो ये कहा कि वो चित्रकार जो फोक एलिमेंट्स का, जिनमें थोड़ा सा भी समावेश है जिनके कामों में, तो आपके पास माध्यम की कोई बाध्यता नहीं रही, आपका अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया। ये चीज मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपको अपना रिसर्च का क्राइटेरिया चुनना है, तो प्लीज आप उस चीज को बहुत स्पेसिफिकली समझिएगा अपने टॉपिक को और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अध्ययन के लिए। ये बहुत अहमियत रखता है कि टॉपिक में आप क्या कह रहे हैं और आप उसका कंटेंट क्या ले रहे हैं। ठीक, आपको और भी चीजें बताई जाएंगी, मेरे ख्याल से आपको बताया भी जा रहा होगा, डिफरेंट लोग क्लासेस ले रहे हैं, आपको वो भी बताया जा रहा होगा। तो कॉन्टेम्परेरी हमारे आज के टाइम में निरंतर काम करते हुए लोग जो अपना कला साधना कर रहे हैं, एग्जीबिशंस प्रॉपरली मेकआउट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको हम कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के रूप में देख सकते हैं। भारतीय चित्रकला में कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट जो हैं उनमें से कई लोगों का योगदान रहा है। अब हम इसको कॉन्टेम्परेरी चित्रकला के इतिहास के उससे अगर देखेंगे तो आप ही के शब्दों के द्वारा या मेरे शब्दों के द्वारा जो जीवित है और जो हमारे समकक्ष है, एज की बात नहीं करती, तो क्या नंदलाल बोस जी हमारे कॉन्टेम्परेरी हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, भारतीय कला जगत में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको जानने के लिए आप उनको पढ़ते हैं और पढ़ाया भी जाता है। ठीक, शंकु चौधरी जी क्या हमारे कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हो सकते हैं? स्कल्प्टर थे, नाम आपने सुना होगा। नहीं मैम। नो मैम। नहीं मैम। इसी तरह से बलबीर सिंह कट जी नहीं हो सकते। हाँ, उनकी वाइफ जीवित हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं, लतिका कट जी तो कॉन्टेम्परेरी में आ सकती हैं। ठीक, यस मैम। अच्छा, जतिन दास जी कॉन्टेम्परेरी में आ सकते हैं? यस मैम। यस मैम। अनुपम सूद जी आ सकती हैं? यस मैम। यस मैम। मैं ये आपसे ही क्वेश्चन पूछ के इसलिए बोल रही हूं कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये कुछ एक आर्टिस्ट दे रही हूं, आप कृपया इनके बारे में
थोड़ा सा गूगल की फाइंडिंग्स कर लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा जानने के लिए। जानते आप सभी हैं, आप कितना जानते हैं ये मुझे भी पता चलेगा। थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला लेवल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे जानने में ये अच्छा लगेगा कि जो नेट के ऊपर उपलब्ध हैं नामी चित्रकार समकालीन कला के, उनके बारे में आपने कितना डीपली पढ़ा। नाम जान लेने से काफी नहीं, अगर मैं अनुपम सूद जी का कोई भी बुक मतलब सॉरी फोटोग्राफ दिखाऊं और आप उनके स्टाइल को भली प्रकार जानते होंगे तो आप तुरंत उस स्टाइल से समझ जाएंगे कि ये उनके द्वारा बनाया गया छापा चित्रण है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? नहीं मैम। यस मैम। नहीं नहीं तो मैं इसीलिए कोशिश ये करती हूँ कि पहले आप अपना भी अभ्यास करें, अपने लेवल पे भी सर्च आउट करें। तो प्लीज आप इनमें से कुछ एक चित्रकार जो आपकी पसंद के हैं आप पेन डाउन कर लीजिएगा और उनके बारे में कुछ ऐसा लिख करके रखिए अपने पास कि वो किस शैली पे काम करते थे, उनकी शैली किस चीज से प्रेरित थी, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या था। हाँ, अपने लेक्चर में मैं आपसे चाहे ना पूछूं लेकिन ये आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मंडे के दिन मैं आपका जो क्लास लेने को हूं उसका टॉपिक यही रहेगा कि कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट और उनके स्टाइल्स। मेरे अपने कुछ जो ऐसे चित्रकार जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, अधिक से अधिक उनके बारे में कुछ भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके बारे में आपको बताऊं, उनके वर्क्स दिखाऊं। ठीक? ओके मैम। क्या आप उनके बारे में जानना जी मैम। पसंद करेंगे? यस मैम। बिल्कुल मैम। यस मैम। क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि बाकी के आर्टिस्ट, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ जतिन दास जी के बारे में आपको नेट पे बहुत मिल जाएगा, बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। आपको अब इस वक्त की जरूरत ये है कि हम उन आर्टिस्ट को भी जाने जो कि आज के टाइम में जिनका कंट्रीब्यूशन हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मान सकते हैं। बाकी तो हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी बुक्स में भी अवेलेबल है और भी जगहों पे अवेलेबल है, पर हम कुछ एक ऐसा अपने कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जो आज काम कर रहे थे, बहुत प्रोमिनेंटली कर रहे थे और किसी कारण से उनको उस तरह की प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिस तरह की वो डिजर्व करते थे। तो पहले एक सेक्शन मैं वो लूंगी, उसके बाद मैं सेकंड उस पार्ट को बना करके रखूंगी कि कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं या छापा चित्रकार हैं। नेशनल लेवल के पहले लूंगी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लूंगी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है फील्ड के अंदर। इन चीजों को हम लोग उनके कामों के माध्यम से देख करके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। राइट? जी क्या मैम। हम अपना लेक्चर बिल्कुल। समाप्त कर सकते हैं? जी मैम। जी मैम। मैम आप आप सभी वो आर्टिस्ट के नाम बताने वाली थी तो क्या हुआ? कुछ आर्टिस्ट के नाम आप आपने बोला अपनी था। पसंद के लीजिए, आप अपनी पसंद के लीजिए। ठीक मैं है मैम। अगर दूंगी तो आप सब लोग उसमें बंध जाएंगे, पर हाँ, ऐसे आर्टिस्ट को लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, ऐसे आर्टिस्ट को लीजिएगा जिनके बारे में आपको ना पता हो। अगर आपको ना पता हो तो मेरा नंबर शायद आपके पास होगा, किसी किसी के पास नहीं हो तो आप अपने हाँ मैम, ग्रुप में दे दिए मैम। दे दिए हैं मैम ने, आप ले लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं भाई मुझे तो बहुत समस्या आ रही है, मैं उन आर्टिस्ट के बारे में कैसे लिखूं, क्या लिखूं, आप कृपया करके मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा। तो अभी तो मैं कॉमनली कई नाम आपको बता सकती हूँ, वैसे आप नाम नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन कर लीजिए। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है भूपेन खक्कर जी का? सुना है मैम। जी मैम, सुना है। सुना है, आप लिख लीजिए। भूपेन खक्कर जी हो गए आपके। अतिन बसक, ये नहीं सुना है मैम। अतिन बसक को आपने नहीं सुना होगा। अभी एट प्रेजेंट कलकत्ता में काम कर रहे हैं और क्या कहते हैं
कहना चाहिए कि ग्राफिक में इनका काफी अच्छा काम है। आप अतिन बसक लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही नाम आपको बताऊंगी। मैंने फिर आपसे कहा कि थोड़ा ज्यादा फाइंडिंग्स करिएगा, आपको इस काम में मजा भी आने लगेगा, क्योंकि यस मैम। आपको मालूम है, आपको मैं ये प्रिपरेशन इसलिए भी कह रही हूँ करने के लिए, क्योंकि आप अभी आगे आने वाले समय में आपको जनरल पेपर्स में छपवाने पड़ेंगे, जनरल्स में अपने पेपर, और वो टॉपिक समवॉट थोड़ा अच्छा और डिफरेंट होना चाहिए, आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। तो आप अगर खुद कंपाइल करेंगे, खुद ही उसकी फाइंडिंग्स करेंगे, तो आपको पता है आपका जनरल में पेपर एक्सेप्ट होता है और छप जाता है। नंबर एक बात। दूसरा, आपकी अपनी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है इस तरह के कामों में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक। यस मैम। तो यस आप मैम। अतिन बसक हो गए आपके, इनको ले लिया आपने। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको पहले भी हमने बोला कि ना सही काफी कम टाइम के लिए वो जीवित रही, हेमा उपाध्याय जी के इंस्टॉलेशन को लेकर के आप देख सकते हैं कैसा काम करती हैं, कैसे नहीं है। हाँ, उनका आप करिए। और कुछ एक आर्टिस्ट हैं, आपने लक्ष्मा गौड़ जी का नाम सुना होगा, नो डाउट नेट पे इनका बहुत ज्यादा पता भी चल जाएगा आपको। ठीक। यस मैम। और यस मैम। क्या कहते हैं, एक मिनट अभी मैं और बताती हूँ। कुछ एक आर्टिस्ट और हैं जिनके जिनके ऊपर तो हमने पेपर भी थोड़ा थोड़ा किया हुआ था। वेट अ मिनट, नाम बहुत मुश्किल है यस सबके मैम। याद रखना भी मेरे को। एक सेकेंड, आप सोच लीजिए आराम से। हम बताते हैं बेटा आपको, 2 मिनट। ध्रुव ज्योति बासु, ध्रुव ज्योति बासु, नहीं बासु नहीं, सॉरी, बराल, ध्रुव ज्योति बराल। और लिखिए KCS पानिकर, KC पानिकर। हकुशा, माधवी पारिक, राइट। मैम केसीएस पानिकर समकालीन कलाकार में कहलाएंगे? KCS पारिक नहीं, इस समय मैं वैसे वाले सेक्शन को नहीं लेके चल रही हूँ। मैं बस ये चाह रही हूँ कि ये जो भी चित्रकार के नाम दे रहे हैं, इस पे मत जाइए कॉन्टेम्परेरी है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। आप इनके बारे में कुछ अपने आप से फाइंडिंग करिए, मतलब ये एक आपकी कॉमन आदत बन जाए कि एक नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी वाली बात यस मैम। है ना। तो उसको जब तुम करोगे तो एक अच्छे उसमें आदत पड़ेगी, और आपका शायद रिसर्च वर्क में भी आपको एक हेल्प मिलेगी कि हाँ, हमको ऐसे चीजों को स्वयं देख करके कैसे लिखना है, कंपाइल करना है या इकट्ठा करना है मैटर को। तो मैं बेसिकली ये चीज उस डायरेक्शन में बोल रही हूँ कि इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, कईयों के बारे में। बट द थिंग इज, मुझे आसान लगेगा जब आपको भी इनके बारे में पता होगा। ठीक है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। जी ठीक मैम। है। तो इसको कोशिश करिएगा मंडे ट्यूसडे में तैयार करिएगा, और फिर हम आपसे मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन आपको हम दे रहे हैं। हम तो मंडे को ही शुरू कर लेंगे, थोड़ा सा बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन भी नहीं, बेसिकली एक होता है ना आपसे विचार विमर्श टाइप का, कि नहीं हम लोग जैसे इस तरह का फॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई चीज आती है तो आप मुझे बताते हैं। आज 2 बार मुझे नाम याद नहीं आ रहे थे, तो मुझे आप ही के साथी ने हेल्प आउट किया, तो इससे एक अच्छा लेक्चर कंपाइल हो जाता है। लगता है कि हाँ, वो एक क्लासरूम टीचिंग टाइप का नहीं है। हमारे सब्जेक्ट में क्लासरूम टीचिंग का कोई कॉन्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? बिकॉज हमारे सब्जेक्ट में
2+2 is 4, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर Yes. मैं किसी सीन को देख के किसी तरीके से मतलब रिएक्ट कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं वहां पे उपस्थित 5 आर्टिस्ट भी उसी सीन को उसी तरह से रिएक्ट करके चित्रित करें, है कि नहीं? सबकी इसीलिए शायद पेंटिंग्स डिफरेंट होती हैं, एक ही टॉपिक पे कई सारे लोगों की अलग अलग पेंटिंग्स भी होती हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये जो आपको मैंने नाम दिए, आप इनको फाइंडिंग्स में लाएंगे, साथ में मेरे मिल करके हम लोग आपस में कुछ आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो दिस lecture is a kind of a discussion, we can say, because lecture type of in our subject it is not there। मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगी फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कि आप एक ऑयल पेंटिंग को ऐसे लगाएंगे, इतने ही रंग लेंगे तो इस तरह का स्ट्रोक आएगा। देयर इज नो सर्टेन फॉर्मूला इन आवर सब्जेक्ट, राइट? Yes, ma'am. तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि फ्रीली आप इनके बारे में ढूंढिए, देखिए, कोई बुक में मिल जाते हैं, नेट पे मिल जाते हैं, तो सभी का डिफरेंट ओपिनियन होगा, उसको पढ़िए और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। ऑलराइट, तो हम लोग Yes, मंडे को मिलते हैं। ओके मैम जी मैम। हाँ मैम एक्चुअली 17 एंड 18 हम लोग का मिड सम एग्जाम है। ओ राइट राइट, आपने बेटा बताया था, मैंने भी देखा था। पर वो कॉमनली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों की गंदी आदत है, हम लोग टीचर्स हैं, वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग, बट वो हैबिट में पड़ गया। मैं भी सैटरडे के दिन भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार क्लास में बोलती हूँ, अच्छा तो कल फिर आगे से ये करते हैं। तो एक आध वो बोलती, मैम कल संडे है, कल आना है क्या? तुम्हें अरे जब संडे तो नहीं आना है। तो हाँ, यू आर राइट, आई हैव सीन दैट वन। तो पर वो हैबिट में है। आई थिंक माई नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन वेंसडे और थर्सडे। मैम व्हेन इज दैट वेडनेसडे। वन? वेंसडे। तो ठीक है, हम लोग वेंसडे को मिलते हैं। आप मिड टर्म एग्जाम प्रॉपरली दे लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, देन वी विल कम टू मीट यू। ऑल राइट ओके मैम। यस मैम। राइट, थैंक यू, बाय बच्चा, बाय थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।